Milwaukee police found body parts in a north side apartment and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. जेफरी डामर वो सीरियल किलर जिसने 17 गे मैन के साथ रिलेशन बनाए, उनका मर्डर करा, उनकी बॉडी के साथ सेक्स किया, उनका मांस भी खाया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने फ्रिज में रखा। उसको 941 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसने जेल में सिर्फ 3 साल बिताए। हो सकता है आज की कहानी आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन जेफरी डामर की जिंदगी में डिस्टर्बिंग वर्ड था ही नहीं। 21 मई 1960 को जेफरी डामर का जन्म मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन के अंदर हुआ था, लेकिन उसके माता पिता के जो रिश्ते थे वो हमेशा से ही खराब थे, क्योंकि जेफरी डामर के जन्म से पहले से ही उसकी माँ जॉयस बहुत सारे ड्रग्स लेती थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक और डिप्रेशन आने लग गया था। Difficult pregnancy with Jeff, right? Very difficult, yes. She would spasm. Her jaw would go sideways, and we would walk her around and around. My mother and father would do the same. He was firstborn? Yes. Nothing seemed to help until we would have to call a doctor and administer barbiturates. अब जेफरी के पैदा होने के बाद भी जो रिश्ते थे वो कभी सुधरे नहीं। जेफरी के फादर लायनल एक रिसर्च केमिस्ट की जॉब करते थे, तो उनको अपनी जॉब की वजह से हमेशा ही बाहर रहना पड़ता था, और घर पे जेफरी की माँ जॉयस या तो नशे में रहती थी या डिप्रेशन और एंजाइटी की गोलियां खाकर घर में रहती थी। तो शुरुआत से ही जेफरी पर कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था। उसके 4th बर्थडे से पहले उसका डबल हर्निया की सर्जरी होती है। उस सर्जरी के बाद से जेफरी का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो बहुत कम बातचीत करता था, बिल्कुल ही अकेले ही रहना पसंद करता था। जेफरी डामर के जब स्कूल शुरू होते हैं तो उसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं ही थे, वो हमेशा अकेले ही रहता था और जनरली बुली ही होता था। 1966 में जेफरी के छोटे भाई का जन्म होता है, जिसका नाम जेफरी ने ही रखा था डेविड। अब क्योंकि स्कूल में तो जेफरी का कोई दोस्त था नहीं, तो वो अकेले ही रहता था। वो टाइम पास करने के लिए आसपास ही घूमता रहता था। वो एक दिन देखता है कि रोड पर एक छोटा मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, तो वो उसको घर ले आता है और सिर्फ टाइम पास के लिए उसको डायसेक्ट करता है, उसके बोन्स अलग करता है और उसके बोन्स वो अलग रख के खेलता है उसके साथ। एक दिन ऐसे ही जेफरी अपने फादर से पूछता है कि ये जो चिकन है, इसकी बोन्स को अगर प्रिजर्व हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके फादर लायनल उसे बताते हैं कि इसको हम ब्लीच कर सकते हैं, ब्लीच करके हम जो बोन्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब क्योंकि लायनल खुद ही रिसर्च केमिस्ट थे, तो उनके पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल थे, तो जेफरी को खुशी खुशी बताने लगते हैं कि हम इस चिकन की बोन्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वो कैसे ठीक से डायसेक्ट किया जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, सारी चीजें जेफरी को बता देते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन आगे निकलते हैं। पहले भी जेफरी को कभी घर पे अटेंशन तो नहीं ही मिली, लेकिन डेविड के आने के बाद तो बिल्कुल भी अटेंशन उसको नहीं मिलती थी, और स्कूल में भी जेफरी को एज अ आउटकास्ट ही ट्रीट किया जाता था। हमेशा से ही उसका कोई दोस्त तो था ही नहीं और बुली हमेशा ही होता था वो। अब जब जेफरी 14 साल का होता है तो वो रिवेयर हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, और वो उसी टाइम से काफी अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है। अब जब जेफरी डामर 16 साल का होता है तो उसको पता चलता है कि उसको लड़के ही पसंद है, वो गे है, लेकिन उसकी जो फैंटेसीज थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उस टाइम तक जेफरी ने कैजुअल सेक्स करना तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन उसको वो जो प्लेजर था वो नहीं मिल रहा था उस चीज से। अभी तक जेफरी सिर्फ मरे हुए जानवरों के साथ ही डायसेक्ट करता, उनको उनके बोन्स को प्रिजर्व करता, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी एक जो सेक्सुअल फैंटेसीज थी वो और जो ये डायसेक्ट करने वाली जो उसकी आदत थी, ये दोनों मिक्स होने लग गई थी और उसकी अर्जेस अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। अब जेफरी एक जॉगर पर हमला करने की सोचता है। वो देखता है कि जो जॉगर है उसका सेम ही रूटीन है और वो काफी अट्रैक्टिव है, वो काफी अट्रैक्टिव लगता है जेफरी को। Fantasies crossed the line from his mind into action. He devised a plan. He would knock out a local jogger with a bat and lie next to him. On the day he opted to wait for his victim, the jogger didn't run by. He never attempted the clubbing a second time. अब जेफरी ने 14 साल की उम्र से ही अल्कोहल कंज्यूम करना तो शुरू कर ही दिया था। ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और लायनल और जॉयस की जो लड़ाइयाँ थी वो भी कंटिन्यू बढ़ती जाती है। 24 जुलाई 1978 को जॉयस और लायनल दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और डेविड जॉयस के साथ रहने चला जाता है और जेफरी अपनी दादी के साथ रहने चला जाता है। अब जेफरी की उम्र 18 साल थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो फैंटेसीज थी, जो अर्ज थी, वो बढ़ती जाती है। 18 जून 1978 को जेफरी डामर अपना पहला कत्ल करता है। वो एक हिच हाइकर स्टीवन हिक्स को पिक करता है रोड पे से, जिसको एक म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर जाना था, लेकिन वो पैदल ही जा रहा था। तो जेफरी उसको बोलता है कि मेरे को भी वहीं पर जाना है, लेकिन वो तो शाम में है, तो तब तक के लिए तुम मेरे घर चल लो, मेरा घर पास में ही है, थोड़े बियर पी लेंगे। जेफरी डामर को स्टीवन हिक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और वो ये बहाना करके उसको घर ले जाता है। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतने लगता है तो स्टीवन हिक्स जेफरी डामर
डामर को बोलता है कि अब म्यूजिक फेस्टिवल में चलने का टाइम हो गया है। लेकिन इसी बीच जेफरी डामर को इतना गुस्सा आता है कि वो एक डंबल उठा के स्टीवन हिक्स के सर पे मारना शुरू कर देता है। लेकिन उस डंबल से स्टीवन हिक्स सिर्फ बेहोश ही हुआ था। उसके बाद जेफरी डामर उसका गला दबा के उसकी जान लेता है। अब जब स्टीवन हिक्स मर गया था, वो जमीन पर पड़ा था, तब जेफरी डामर को एक तरफ तो लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। तो जेफरी डामर स्टीवन हिक्स की बॉडी को पिक करता है, उसके साथ सेक्स करता है और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एसिड में डालता है कि जो उसका फ्लैश है वो गल सके, और जो बोन्स थी उनको इकट्ठा करके हथौड़े से तोड़ तोड़ के उनका ऐश बनाकर बिल्कुल अपने घर के आसपास जो भी प्रॉपर्टी थी वहां पर वो फेंक देता है। इस इंसिडेंट के बाद जेफरी कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन कॉलेज में भी वो ज्यादा टाइम टिक ही नहीं पाता। कॉलेज वाले उसको निकाल देते हैं क्योंकि जेफरी हर वक्त दारू के नशे में रहने लगा था। फिर 1979 में जेफरी डामर आर्मी ज्वाइन करता है एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, लेकिन वहां पर भी जो उसका बिहेवियर था वो जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था और उसको 24 मार्च 1981 को आर्मी से भी निकाल दिया जाता है। आर्मी से निकलने के बाद जेफरी डामर कुछ महीने इधर उधर घूमता है, छोटी मोटी जॉब्स करता है और कुछ टाइम बाद वापस अपने ग्रैंडमदर के घर पे चला जाता है रहने के लिए। अब 1982 को जेफरी डामर को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो बच्चों और औरतों के सामने खुद को एक्सपोज कर रहा था, तो वो कुछ टाइम जेल में रहता है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। 1985 में जेफरी डामर चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब करनी शुरू करता है और वो उस टाइम से ही गे बार्स में जाना शुरू कर देता है। वो गे बार्स में जाता है, वहां पर अपनी डेट सेलेक्ट करता है कि किस लड़के के साथ उसको जाना है और फिर वो पास के ही गे बाथ हाउस में जाकर वहां पर अपने सेक्स करते और फिर वो लोग चले जाते। अब जेफरी गे बार और गे बाथ हाउस दोनों ही कंटिन्यू हो जाने लग गया था, लेकिन जो उसकी फैंटेसीज थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि जो गे बाथ हाउस में जिसके साथ भी वो सेक्स कर रहा होता था अदर पर्सन मूव करता था, लेकिन उसको पूरा कंट्रोल चाहिए होता था कि जो सामने वाला पर्सन है वो बिल्कुल भी मूव ना करे। और ये करने के लिए जेफरी डामर कुछ टाइम बाद से स्लीपिंग पिल्स मिलाने लग गया था। जेफरी डामर जिसको भी गे बाथ हाउस लेकर जाता था उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता था, जिसकी वजह से वो नशे में होता था और जो दूसरा बंदा होता था वो बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश हो जाता था तब जेफरी डामर उसके साथ सेक्स करता था क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि जो सामने वाला पर्सन है वो मूव करे। उसकी जो फैंटेसी थी, जो अर्ज थी, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो गई थी कि बिल्कुल भी जो बॉडी है वो मूव ना करे। Fully express what I wanted to do. There was just not the physical opportunity to do it then. वो ऐसे ही 12-13 बार करता है, लेकिन फिर जो बाथ हाउस वाले थे उनको पता चल जाता है और उस वजह से जेफरी की जो मेंबरशिप थी उसे रिवोक कर दिया जाता है। अब मेंबरशिप तो रिवोक हो गई थी, लेकिन जेफरी डामर को पता चल गया था कि उसको चाहिए क्या। अब जो प्लेजर था, जो कंट्रोलिंग बिहेवियर था, जो अर्ज थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी जेफरी डामर की। अगले दिन वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि एक लड़के की मौत हो चुकी है, 18 साल के लड़के की, जिसको आज बेरी करेंगे। अब ये जब वो पढ़ता है तो उसको एक दिमाग में ख्याल आता है कि रात में मैं जाकर इसकी बॉडी को निकाल के घर लेकर आता हूँ और फिर उसके साथ सेक्स करूँगा। और ये सोच के वो वहाँ तक जाता भी है, वो ग्रेवयार्ड तक जाता भी है और वो ट्राई भी करता है उस बॉडी को निकालने की, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता। और ये सब कुछ सच है। जेफरी डामर ने पहला मर्डर तो 1978 में किया था, अब दूसरा मर्डर उसने 1987 में किया स्टीवन टुआमी का। अब जब जेफरी स्टीवन टुआमी को ड्रग कर देता है तो जब जेफरी सुबह उठता है तो वो देखता है कि स्टीवन टुआमी की लाश नीचे पड़ी हुई है और हर जगह खून ही खून फैला हुआ है और उसके हाथ पे और कोहनी पे काफी खून के निशान है। लेकिन पिछली रात को हुआ क्या, ये चीज जेफरी को भी याद नहीं थी। लेकिन अब ये लोग होटल के अंदर थे तो ये ऐसे ही बॉडी को तो बाहर लेके जा नहीं सकता। I had put some sleeping pills in his drink to render him conscious, and was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory of beating him to death, but I must have. तो जेफरी डामर एक बड़ा सूटकेस बैग लेके आता है, उसमें स्टीवन टुआमी को डालता है, उसकी बॉडी को लेके जाता है अपनी दादी के घर के जो बेसमेंट में और वहाँ पर उसकी बॉडी को कट करता है, एसिड में उसकी जो फ्लैश था उसको गलाता है और जो बोन्स थे उसको हथौड़े से तोड़ के वो सारे एशेज जो थे वो वहीं फेंक देता है। लेकिन इस बार जेफरी डामर स्टीवन टुआमी की जो सर था, जो उसका स्कल था, उसको अपने पास रखता है, उसको ब्लीच करता है और उसके जो स्कल के सामने मास्टरबेट करता है। उसको वैसे ही प्लेजर मिलता है और कुछ टाइम बाद जेफरी डामर
स्टीवन टुआमी के स्कल को भी डिस्पोज कर देता है। अब यहाँ पर जेफरी डामर को आदत हो चुकी थी कि मर्डर करना है, बॉडी के साथ सेक्स करना है और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हर जगह फैला देना है, फेंक देना है, डिस्पोज कर देना है कि किसी को भी कभी कुछ पता ही ना चले। अब 16 जनवरी 1988 को जेफरी डामर को जेम्स डॉक्स्टेटर मिलता है जो कि 14 साल का था। वो उसको $50 ऑफर करता है उसका न्यूड फोटो शूट के लिए। At a bus stop outside 219, he met 14-year-old James Dockstader. Dahmer offered him $50 to spend the night with him. They took the bus back to Dahmer's grandmother's. While she slept, Jeff and Dockstader had oral sex. Then Dahmer drugged and strangled him, his preferred method for killing. इस बार भी जेफरी जेम्स का सर अपने पास रखता है और जो अब मर्डर की जो स्प्री थी अब वो कंटिन्यू चलने वाली थी। इसके बाद जेफरी डामर 24 मार्च 1988 को रिचर्ड गरेरो को घर लेकर आता है और बिल्कुल सेम चीजें करता है। इसका बहुत सिंपल पैटर्न था। ये कोई भी गे मैन या प्रोस्टिट्यूट को देखता, उसको $50 ऑफर करता न्यूड फोटोशूट के लिए और घर जाते ही अपने दादी के बेसमेंट में जाते ही ये उनका मर्डर कर देता, उनकी बॉडी के साथ सेक्स करता, उनके स्कल को प्रिजर्व करता, उनके बोन्स को इधर उधर फैला देता, फेंक देता, लेकिन हमेशा ये उनके स्कल्स को प्रिजर्व करता था और कुछ टाइम बाद ये उनके स्कल्स को भी डिस्पोज कर देता था और ये यही चीज अब कंटिन्यू करने लग गया था। अब 23 अप्रैल 1988 को जेफरी डामर रोनाल्ड फ्लावर को अपने घर लेकर आता है और रोनाल्ड को भी वो ड्रग कर ही देता है, लेकिन जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो उसकी दादी देख लेती है। सिर्फ इसी वजह से जेफरी उस दिन रोनाल्ड को छोड़ देता है। रात में जब जेफरी ने रोनाल्ड को ड्रग किया था तब तो वो उसके घर पे था, लेकिन अगले दिन जब रोनाल्ड उठता है तो वो एक बस स्टॉप पे उठता है। वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वो बताता है कि जेफरी मेरा मर्डर करने वाला था, मेरा मर्डर करने के लिए पूरा प्लान उसने किया हुआ था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते क्योंकि ये वो टाइम था जब अमेरिका में जो काले और गोरे लोगों में काफी भेदभाव चलता था, मतलब ब्लैक्स की बिल्कुल भी पुलिस वाले नहीं सुनते थे और जेफरी डामर के जो मोस्टली विक्टिम्स थे वो ब्लैक ही थे। This man came up to me, he said, "Are you having trouble?" So I explained to him I had some trouble with my car. He said, "But I live close by. If you want, we can just go to my house, pick up my car and come back and then we'll get you going." He introduced himself as Jeff. The first thing he did when we went in there is he took out a bottle of alcohol and he said, "Do you want a drink?" I got a little upset and I said, I already told you I'm here to get my car and that's it. So he said, "Okay, I understand, but I'm gonna make myself a cup of coffee." So I said, "Okay." I was drinking the coffee kind of quickly and I finished it. I said, "Okay, let's go." And he said, "Well, just a minute." He was staring at me in a way that was scary. It was almost like he was waiting for something to happen. And I got really dizzy and I just went forward. And the last thing I saw was the floor and his shoes. अब जेफरी हर रोज नए नए लड़के घर पे लेकर आता था तो उसकी दादी को पता चल गया था कि ये गे है और उसकी दादी को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जो स्मेल थी, क्योंकि जेफरी बेसमेंट में ही रहता था पूरे टाइम, तो वहीं पर वो सारी बॉडी को कट करता और जो एसिड में डाल के वहीं पर वो सारी चीजें करता, तो जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा आती थी बेसमेंट से। तो उसकी दादी को थोड़ा शक था कि ये कुछ करता तो है। इन सब चीजों से तंग आकर जेफरी की दादी उसको 1988 में ही अपने घर से निकाल देती है। जेफरी को जल्दी ही 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता और ठीक 2 दिन बाद जेफरी 13 साल के कीशन को घर लेकर आता है, उसको ड्रग करता है, लेकिन कीशन वहां से भाग जाता है और तब जेफरी डामर गिरफ्तार होता है और जेफरी 2nd डिग्री सेक्सुअल चार्ज में गिल्टी प्लीड करता है, लेकिन सेंटेंसिंग में टाइम था। इसी बीच जेफरी डामर 25 मार्च 1989 को एंथनी सीयर्स को गे बार से पिक करता है, उसको घर लेकर आता है और उसके साथ भी बिल्कुल सेम चीजें ही होती है। जेफरी अपने सारे विक्टिम्स के जो स्कल प्रिजर्व करता, उसको ऐसा लगता था कि जब तक मैं ये स्कल्स अपने पास रखूंगा ये जो सारे लोग हैं ये मेरे साथ रहेंगे। फिर कीशन वाले केस में ही जेफरी डामर को 1 साल की सजा और 5 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई जाती है। जब जेफरी जेल से रिलीज होता है वो एक नया अपार्टमेंट लेता है, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट, रूम नंबर 213, और वो यहीं पर अपने जो सारे कांड था, जो इसके बाद जो वो अपने सारे मर्डर करने वाला था, वो यहीं पे करता है। और वो अपने रूम में मूव इन करने से पहले एंथनी सीयर्स का जो सर था, उसके जेनिटल्स थे, उसके बॉडी पार्ट्स थे जो उसने रखे हुए थे अलग से, वो उनको लेकर जाता है, उस
रूम में रखता है अपने साथ। नए अपार्टमेंट में आने के एक हफ्ते बाद ही जेफरी डामर रेमंड स्मिथ को लेकर आता है, जो एक गे प्रोस्टिट्यूट था, और फिर सेम तरीकों से उसका भी मर्डर करता है, उसकी बॉडी के साथ सेक्स करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े उसी रूम के अंदर करता है। उसी रूम में एक ड्रम रखता है जिसमें एसिड भरा हुआ होता था और उसी में वो बॉडी के जो फ्लैश है उनको गलाता था। अब जेफरी डामर ने स्मिथ के बाकी पार्ट्स को तो डिस्पोज कर दिया था, लेकिन जो उसका स्कल था उसको वो ब्लीच करके प्रिजर्व करता है, उस पे पेंट करके एंथनी सीयर्स के सर के स्कल के बगल में रखता है अपने कैबिनेट में। और उसी टाइम जेफरी डामर एक पोलरॉइड कैमरा लेता है जिससे वो अपने विक्टिम्स की अलग अलग पोजीशन में नेक्ड फोटोज ले सकता था। अब स्मिथ के मरने के एक हफ्ते बाद ही जेफरी डामर एक नए गे प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लेकर आता है। इस बार गलती से जेफरी डामर वो वाली ड्रिंक पी लेता है जिसमें उसने स्लीपिंग पिल्स मिलाई हुई थी, और वो जब सुबह उठता है तो उसके $300 गायब होते हैं और एक घड़ी गायब होती है। लेकिन वो इस चीज को कभी भी पुलिस को नहीं बताता। आखिर कैसे बताएगा कि उसका क्या चोरी हुआ और वो क्या कर रहा था। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में आने के बाद से ही जेफरी डामर गे मैन को हंट करने लग गया था। एक तरह से वो हर रोज ट्राई करता था कि वो किसी न किसी को घर लेकर जाए, उसका मर्डर करे, उसके साथ सेक्स करे, और हर बार का इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। जून 1990 में जेफरी डामर अपने कोवर्कर को ही अपने घर लेकर आता है, एडवर्ड स्मिथ को, और उसका सीधा ही मर्डर कर देता है, और सारी चीजें बिल्कुल सेम ही होती है। एडवर्ड स्मिथ के करीब 2 महीने बाद जेफरी डामर अर्नेस्ट मिलर को घर लेकर आता है, लेकिन क्योंकि अब स्लीपिंग पिल्स सिर्फ 2 ही बची थी तो इस बार जेफरी डामर चाकू से अर्नेस्ट मिलर का गला काट देता है और फिर उसका मर्डर करता है। पोलरॉइड से फोटोज लेता है और फिर सेम सेक्स करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी रूम के अंदर, उसी अपार्टमेंट के अंदर ये सब करता है। और जब जेफरी डामर अर्नेस्ट मिलर का मर्डर करता है उसी टाइम से वो अब वो मांस भी खाने लग गया था। वो अर्नेस्ट मिलर का जो हार्ट है उसको निकालता है, उसको खाता है, और लेग में से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाल के वो उसको भी खाता है। I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. जेफरी डामर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उसने हार्ट खाया था तो उसको जो एक्सपीरियंस था वो कुछ बहुत अलग ही एक्सपीरियंस मिला था, और उसके बाद से उसने अब सारे विक्टिम का हार्ट और उनका मांस खाना शुरू किया था। और इसी टाइम से डामर बाकी बॉडी पार्ट्स को तो डिस्पोज कर देता था, लेकिन जो सर काट के वो फ्रिज के अंदर रखता था, और जो हेड था वो बिल्कुल उसमें फ्लैश के साथ वो फ्रिज के अंदर रखता था। रात में वो उनसे बात करता था, फ्रिज खोल के उनको देखता रहता था, और जब कुछ टाइम बाद जब वो फ्लैश जब खराब होने लग जाता था तब उनको अच्छे से ब्लीच करता, उनके स्कल को अच्छे से पेंट करके कैबिनेट में रख देता था। और ज्यादा वक्त नहीं बीतता जेफरी डामर डेविड थॉमस को घर लेकर आता और उसके साथ भी सेम चीजें करता है। और अब डामर सिर्फ और सिर्फ हार्ट नहीं खा रहा था, वो लीवर, वो किडनी, वो जो भी बॉडी पार्ट्स होते थे वो सब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया था। डेविड थॉमस के मर्डर के बाद जेफरी डामर कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर फरवरी 1991 में जेफरी डामर कर्टिस को बस स्टॉप से पिक करता है, उसको घर लेकर जाता है और सेम चीजें होती है। फिर 7 अप्रैल को जेफरी डामर एरल लिंडसे को घर लेकर आता है, और इस बार जेफरी डामर एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता है। वो एक लिविंग ज़ॉम्बी बनाना चाह रहा था, एक सेक्स के लिए ज़ॉम्बी बनाना चाह रहा था। वो एरल को ड्रग करके उसके सर में होल करता है और उसमें एसिड डालता है। वो अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, उसको लगता है कि ये जो एसिड डालूंगा मैं तो इससे वो उसका जो ब्रेन है वो फ्रीज हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। Keeps a person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. लेकिन जब स्लीपिंग पिल्स का असर कम हुआ तो एरल होश में आता है और वो कहता है कि ज्यादा हेडेक हो रहा है। अब क्योंकि जेफरी डामर का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, वो गुस्से में एरल को जान से मार देता है और उसके साथ भी सेम ही चीजें करता है। 1991 में अपार्टमेंट के और लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी थी क्योंकि जो स्मेल थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। वो लोग बिल्डिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं कि इसके रूम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कोई दिक्कत है, हमें लगता है कि कोई दिक्कत है इसके साथ। अब बिल्डिंग मैनेजर जब भी फोन करता जेफरी को तो वो हमेशा बात टाल देता। जेफरी हमेशा से ही स्वीट टॉकर था तो वो बात थोड़ी घुमा देता था। तो जेफरी कभी बहाना मारता कि मेरे फिश टैंक की फिश की डेथ हो गई है इसलिए बहुत ज्यादा स्मेल हो रही है, या फ्रिज में कुछ चीजें खराब हो गई है इसलिए स्मेल हो रही है। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। 24 मई 1991 को डामर टोनी ह्यूज को घर लेकर आता है और उसके साथ भी सेम चीज ही करता है, उसको ड्रग करता है और उसके सर में होल करता है। लेकिन जैसे ही डामर एसिड डालता है टोनी ह्यूज की मौत हो जाती है। ठीक 2
2 दिन बाद 26 मई 1991 को जेफरी डामर 14 साल के कोनार्क को घर लेकर आता है और उसको वो ड्रग करता है। लेकिन कोनार्क को मारने से पहले जेफरी को लगता है कि अल्कोहल उसकी खत्म हो गई, तो वो पहले अल्कोहल ले आएगा, उसके बाद इसका मर्डर करेगा। वो जब तक अल्कोहल लेने जाता है, कोनार्क को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वो रूम खोल के बाहर जाता है, वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है तो 3 औरतें उसे मिलती है। वो 3 औरतों को कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो अभी भी नशे में ही था। अब क्योंकि कोनार्क एक तो उम्र में भी कम लग रहा था, ऊपर से नेकेड था और वो नशे में भी था, तो वो तीनों औरतें पुलिस वालों को फोन करती है। Emergency operator 71. Okay, hi. I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. Dahmer had returned from his beer run. As he had with police in Bath, Ohio after his first killing, Dahmer laced that Konarak was his gay lover who simply had too much to drink. He brought the cops into his apartment and showed them Polaroids he'd taken of the teen. तो जब पुलिस वाले आते हैं उसी वक्त जेफरी डामर वहां आ जाता। अब जेफरी डामर जो था वो बहुत ज्यादा स्वीट टॉकर था। अब एक वो अच्छा दिखता था, पढ़ा लिखा भी था और वो बहुत ज्यादा स्वीट टॉकर था। तो वो पुलिस वालों को भी बताता है कि ये 19 साल का है और मेरा बॉयफ्रेंड है। हम लोग पार्टी में से आ रहे थे, वहां पे ज्यादा नशा हो गया था, इसी वजह से बाहर घूम रहा है। उन औरतों की बात को पुलिस वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तीनों औरतें ब्लैक थी और अमेरिका में उस टाइम पर ब्लैक्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी। और वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं उन तीनों औरतों की बातों को नजरअंदाज करके, और रिपोर्ट के अंदर डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस लिख के वो लोग निकल जाते हैं। अब कोनार्क रूम के अंदर था, जेफरी आता है, उसका मर्डर करता है, उसकी अलग अलग पोज में उसकी बॉडी की फोटोज लेता है, बॉडी के साथ सेक्स करता है, फिर सेम चीजें उसकी बॉडी के पीस छोटे छोटे टुकड़े करके सेम चीजें करता है। उसका हार्ट भी खाता है और उसका जो स्कल था वो अपने पास प्रिजर्व करके रख लेता है। Sent to some phone family, watch today's news conferences and listen to the police audio tape on TV. They should have checked him out, or arrest. I mean, I think it's automatically they should arrest my brother because he was naked on the public. Police say they thought the 14-year-old boy, Konarak, was 19. That's what Dahmer told them. Anacone, Konarak's brother, says police should have taken Konarak into custody anyway for indecent exposure. Then they would have learned the truth. I also asked Anacone why would Konarak go anywhere near Dahmer, since Dahmer had already been convicted of sexual assault against another family youth. You don't think that your brother might have known that he was the man who had sexually assaulted your other brother? No, we didn't even know his name. Oh, you didn't know his name? We didn't even know his name, what his name and what he looked like. We didn't even know since it happened the first time. Didn't know where he lived? No. Anacone said he did not know Konarak to drink or smoke, so it was not like him to be intoxicated. कोनार्क के टाइम भी जेफरी बिल्कुल ही पकड़े जाने वाला था, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल ही नहीं रुकता। मैट टर्नर, जेरेमाया, ओलिवर लेसी, जोसेफ, इन सब के साथ बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरता है। वो पाप का घड़ा जेफरी डामर का 22 जुलाई 1991 को भरता है। 22 जुलाई 1991 को वो ट्रेसी एडवर्ड्स को घर लेकर आता है। वो उसको स्लीपिंग पिल्स देता है। जब ट्रेसी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर बिल्कुल कोई कपड़ा ही नहीं है और उसके हाथ में एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और बगल में जेफरी डामर है और उसके बगल में चाकू है। जब ट्रेसी को होश आता है तो वो उसको स्मेल भी आती है। वो देखता है रूम में से बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है। मतलब अब ट्रेसी को थोड़ा लगने लग गया था कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वहां पर जेफरी डामर उसको बोलता है कि मेरे को तुम्हारी हार्ट बीट सुननी है, और जो भी जेफरी कहता है ट्रेसी वैसा ही करता है। वो देखता है कि उसको कोई एक मौका मिले और वो वहां से निकल सके, और वो मौका उसको मिलता है। Listening to my heart because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. I hit him and I ran. जेफरी का ध्यान जैसे ही थोड़ा भटकता है, ट्रेसी उसको मुक्का मार के भाग जाता है। अब रात के अंधेरे में ट्रेसी 5-6 ब्लॉक रोड पे भागता है और तब उसको पुलिस वाले दिखते हैं। वो पुलिस वालों से जाकर हेल्प लेता है और पुलिस वाले भी देखते हैं कि रात के समय एक आदमी रोड पर भाग रहा है बिना कपड़ों के, और वो हेल्प के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और पुलिस वाले उसके साथ ही वापस जाते हैं 213 नंबर ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट के अंदर। अब जब पुलिस वाले जेफरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, वो लोग जैसे ही रूम में घुसते हैं वो इतनी ज्यादा बदबू आती है इस रूम से। वो लोग जैसे ही ड्रॉर खोलते हैं, किसी ड्रॉर में किसी शरीर के टुकड़े होते हैं, किसी में कुछ होता है। वहीं पर एसिड का जो बैरल था वो भी वहीं पड़ा हुआ था। उस ड्रम के अंदर, उस एसिड के अंदर अभी भी शरीर के
टुकड़े थे। हर कैबिनेट जब पुलिस वाले खोलते हैं तो उसमें स्कल मिलते हैं उनको। फ्रिज के अंदर अभी भी एक सर रखा हुआ था, जो प्रॉपर सर था जिसपे स्किन सब कुछ थी, वो फ्रिज के अंदर थे। हाथ के टुकड़े, पैर के टुकड़े फ्रिज के अंदर थे। जेफरी के विक्टिम्स के हार्ट, लिवर, पीनस सब कुछ फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। बाकी ड्रॉर्स में पुलिस वालों को चाकू मिलता है, वो पोलरॉइड फोटोज मिलते हैं, वो सारे सॉ मिलते हैं जिससे वो काटता था उन बॉडीज को। हर चीज वहीं उसके अपार्टमेंट में पुलिस वालों को मिल जाती है। और जेफरी डामर की न्यूज सिर्फ अमेरिका में ही फेमस नहीं थी, वो हर जगह फेमस हो चुका था। उसके करीब 60 घंटे से भी ज्यादा के इंटरव्यूज है जहां पर उसने हर चीज डिटेल में बताई है। अब क्योंकि जेफरी डामर का केस बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो जब वो जेल गया था वहां पर उसको फैन लेटर्स भी आने शुरू हो गए थे। उसको डोनेशंस में लोगों ने पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। जेफरी डामर की बहुत ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई थी और उसको 941 साल की सजा मिलती है विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। लेकिन 1994 में जेसी एंडरसन जेफरी डामर को जान से मार देता है और ऐसे खत्म होती है जेफरी डामर की पूरी कहानी। जेफरी बहुत पहले ही पकड़ा जा चुका होता अगर पुलिस वालों ने फ्लावर्स की बातों को थोड़ा एक बार भी सीरियसली लिया होता, उसको एक बार सिर्फ इन्वेस्टिगेट भी किया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 17 लोगों की जान गई। अगर ट्रेसी एडवर्ड्स उस दिन नहीं निकल पाता तो शायद पता नहीं और कितने लोगों की जान जाती। यही थी जेफरी डामर की पूरी कहानी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।